हेलो एवरीबॉडी। अभी तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने अभी 10th और 12th का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं 12th क्लास के टाइम टेबल की बात करता हूं तो ऐसे में 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा कोई गैप नहीं दिया गया है। 2 या 3 दिन का गैप आपको मिलेगा, ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमारी अभी तक तैयारी नहीं है और गैप भी बहुत कम मिल रहा है, प्लस सिलेबस भी इतना ज़्यादा है। तो ऐसे में हम तैयारी किस तरीके से करें, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि अब जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। हम मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जिन बच्चों की पहले से तैयारी है उनके लिए तो ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम टाइम पर प्रिपरेशन करना, प्लस डिसाइड करना कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। ठीक है, तो मैं हूँ राकेश शर्मा और आज हम इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आप ला पाएँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम टाइम पर आपकी प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने एग्ज़ाम को लेकर प्लानिंग अच्छे से की हुई है और उस प्लानिंग को अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो आपके अच्छे नंबर आने से, आपको टॉप करने से, या आपके जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको कितना स्कोर करना है वो आपको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए अपना टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लानिंग करें कैसे, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अगर उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, प्लानिंग के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। आपको पता है कि आपका कंप्लीट एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो आपको टर्म 1 का सिलेबस आपको पता करना है, सारे टॉपिक और चैप्टर्स आपको हाईलाइट करके रख लीजिए कि टर्म 1 में ये वाले चैप्टर आने वाले हैं, प्लस उनका वेटेज आपको पता होना चाहिए। लो वेटेज और हाई वेटेज में आप अपने चैप्टर्स को, टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। किस में से कितने नंबर का आएगा वो उसका वेटेज कहलाता है। जिसमें से कम नंबर का आएगा वो लो वेटेज कहलाएगा, जिसमें से ज़्यादा नंबर का आएगा वो आपका हाई वेटेज कहलाएगा। ठीक है, तो आप उसको लो वेटेज हाई वेटेज में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका पहला काम होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है, प्लस उसका वेटेज आपको पता होना चाहिए कि किस में से कितने नंबर का आने वाला है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम। दूसरा है आपका टाइम का डिवाइडेशन। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स या चैप्टर्स आपके फर्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं, टर्म 1 में आने वाले हैं, आपका जो कंप्लीट टाइम है उस टाइम का उसके बीच में डिवाइडेशन सही तरीके से होना चाहिए। अब ये डिवाइड कैसे करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह से शाम तक 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। मेरे हिसाब से वो प्लानिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत प्लानिंग है। ये टाइम का डिवाइडेशन डिपेंड करता है आपकी अभी तक की तैयारी पर। आपकी आज की डेट तक अपने सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर क्या तैयारी है और आने वाले टाइम में आपको किस सब्जेक्ट को कितनी तैयारी की ज़रूरत है, कितना टाइम देने की ज़रूरत है, या कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं, चैप्टर आपके बचे हुए हैं जिनको आपको तैयार करना है, उसके हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपके लिए। टाइम का डिवाइडेशन सब्जेक्ट्स की तैयारी के हिसाब से होना चाहिए, चैप्टर या टॉपिक के वेटेज के हिसाब से होना चाहिए टाइम का डिवाइडेशन। ठीक है, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप आज के दिन से तैयारी करते हैं तो आज की डेट से एग्ज़ाम में जब आपका फर्स्ट पेपर होगा, एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम डेट से स्टार्टिंग के 8 या 10 दिन को आप छोड़ दीजिए। 8 या 10 दिन को आपको अपनी तैयारी में नहीं रखना है। 8 या 10 दिन में आपको छोड़ने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम से पहले के जो 8 या 10 दिन रहेंगे वो आपके कंप्लीटली रिवीजन के लिए होना चाहिए, ना कि आपके नए टॉपिक या चैप्टर को पढ़ने के लिए होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम टाइम पर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के 8 या 10 दिन पहले नया टॉपिक पढ़ने को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे बोलूँगा कि जितनी आपकी तैयारी हो गई है उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो 8 या 10 दिन हम छोड़ देते हैं। उससे पहले के जितना भी टाइम है, जितने भी डेज आपके हैं, उनको आप
आवर्स में डिवाइड कर लीजिए, घंटे में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं डेली, 8 घंटे का प्लानिंग है आपका डेली का, 10 घंटे का प्लानिंग है आपका डेली का, उसके हिसाब से प्लस आपका जो लो वेटेज और हाई वेटेज आपने डिवाइड किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं जो आपको कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से आप अपने टॉपिक, अपने टाइम को सब्जेक्ट और उसके चैप्टर या टॉपिक के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से अपना डेली का टाइम टेबल आप बनाइए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप पूरे 1 महीने का टाइम टेबल बनाइए, 1 साल का टाइम टेबल बनाइए। मैं आपसे बोलूँगा आप 1 दिन का टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे 1 दिन का टाइम टेबल बनाना है और उस 1 दिन का जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेबस प्लस टाइम का प्रॉपरली डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स और उनका जो वेटेज है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं कि आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, ठीक है। कई बच्चे प्लानिंग तो कर लेते हैं, टाइम टेबल ही बना लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल 1 या 2 दिन के बाद में कहाँ पड़ा हुआ है उनको नहीं मालूम है, ठीक है। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसने अपना गोल अचीव कर लिया, और जिसने टाइम मैनेज नहीं किया मैं बिल्कुल बोल सकता हूं आपसे कि वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम का प्रॉपर डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जबकि इस कंडीशन में कि आपका जो पेपर है, आपके जो सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या होता है कि हमने रट लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, पहला प्लानिंग हो गया, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है, जैसा मैंने अभी बोला है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है, क्लियर। तो MCQ बेस्ड में आप के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उसको, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी रट लेते हैं। थ्योरी रटने से अब फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके थ्योरी नहीं लिखना आपके लिए, वहाँ पे कोई आंसर राइटिंग का काम नहीं है, आपको सिर्फ टिक लगाना है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका जो स्टडी करने का तरीका है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होना चाहिए। हर टॉपिक को प्रॉपरली पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाइए। अगला पॉइंट मैं आपसे बोलूँगा, रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं या कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो स्टडी प्लान आपने किया है या आपने जो टाइम डिवाइडेशन किया है, जो मैंने अभी बताया था आपके लिए, टाइम डिवाइडेशन में रिवीजन के लिए भी आपको टाइम रखना है कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन या जो भी आपका टॉपिक है, साइज है, उसके हिसाब से आपको रिवीजन का टाइम जरूर रखना है। कई बच्चे पढ़ते चले जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेकिन रिवाइज नहीं कर दें। रिवाइज अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्लानिंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी प्लस आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको मैं आपसे बोलूँगा, वे ऑफ स्टडी। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तालमेल बना के रखना, सब्जेक्ट्स के बीच में सामंजस्य बना के रखना। आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रख के स्टडी करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगना चाहिए। मैंने आपसे कई बार बोला है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आज का जो टाइम है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड स्टडी के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कब पढ़ना है। आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगना चाहिए आपके। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपका जो प्लान है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। प्लस जो चैप्टर या टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कम से कम 70 to 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टॉपिक और चैप्टर, कितने क्वेश्चंस उसमें से हो सकते हैं, उसके हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तब आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि आप राइट डायरेक्शन में हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगला मैं आपसे बोलूँगा, ये तो स्टडी की बात होगी, अपना स्टडी प्लेस, आपका पढ़ने का जो जगह है वो बहुत मायने रखती है।
कई बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी पढ़ने लगते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन वो काफ़ी हद तक सही नहीं है, ठीक है। आपका स्टडी प्लेस प्रॉपर होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, आसपास की आवाज़ ना आती हो, ठीक है, घर वाले आपको कम से कम डिस्टर्ब कर पाएँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आपका जो स्टडी प्लेस है, आप कोशिश कीजिए टेबल कुर्सी का यूज करें, ठीक है। चेयर पर बैठिए, ठीक है, टेबल सामने रखिए, अपनी टेबल पर उन्हीं बुक्स को रखें जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की बुक्स टेबल पर ना रखें कभी भी। कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी टेबल पर सारी बुक्स रख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट की, पढ़ना मैथमेटिक्स है लेकिन केमिस्ट्री भी रखा है, फिजिक्स भी रखा है, बायो भी रखा है। ये थोड़ा सा क्या करता है, हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको डिस्टर्ब करता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते आपको केमिस्ट्री का ध्यान आ गया, आप केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, तो अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो ठीक से हो पाएगा ना, केमिस्ट्री आपका ठीक से हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए आपकी टेबल पर वही बुक होनी चाहिए जो आप अभी पढ़ रहे हैं। जिस बुक को आप आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, उससे आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा, अपना जो डायरेक्शन है वो दीवार की तरफ रखिए, ठीक है, दीवार की तरफ रखिए, मतलब फेस आपका दीवार की तरफ हो, बिल्कुल सट के भी नहीं बैठना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप खुले मैदान की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं, या मान के चलिए कि आपका जो फेस है वो सब लोगों की तरफ है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने का, तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो फेस है वो दीवार की तरफ हो। उससे आपको एक बेनिफिट और रहेगा कि आप जब दीवार की तरफ फेस करके स्टडी करेंगे ना, तो आपको आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका पूरा फोकस आपके ध्यान बुक पर रहेगा। तीसरी चीज़, आप अपनी दीवार पर सामने फ्रंट जो वॉल है उस पर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप वहाँ पे सामने पेस्ट करके रख सकते हैं। तो बार बार उस पर आपकी नज़र जाएगी, तो वो चीज़ आपको रिकॉल होती रहेगी, आपका प्लस पॉइंट रहेगा वहाँ पर, ठीक है। अगला आप ध्यान रखिए कि जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं, आपका जो स्टडी प्लेस है वहाँ पर लाइट प्रॉपर हो, ठीक है। आपके बैक साइड से लाइट नहीं आना चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड से आप लाइट का फोकस रखिए, ठीक है। उससे आपकी लाइट जो है वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एग्जाम के टाइम पर मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो दो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक उनका खाना, दूसरी उनकी नींद, ठीक है। खाने का टाइम टेबल उनका डिस्टर्ब हो जाता है, प्लस वो खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खाते हैं कभी भी खाते हैं, ठीक है, डाइट कम हो जाती है, प्लस नींद उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उनको ये लगता है कि यार 4 घंटे सोएंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ स्टूडेंट करता है वो नींद से करता है। मैं आपसे बोलूँगा आप नींद से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, खाने के साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, डाइट प्रॉपर रखिए, डाइट अच्छी रखिए। डाइट अच्छी लेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पर कर पाएंगे, आपका माइंड को एनर्जी मिलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आप प्रॉपरली अपनी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने खाने को अवॉइड किया, डाइट को अवॉइड किया, तो वीकनेस आएगी, प्लस आपका माइंड प्लस बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी जितने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम टाइम पर मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप 10 घंटे सोइए, लेकिन कम से कम 6 to 8 आवर्स की नींद आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 to 8 आवर्स की जो नींद है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, कि भाई 4 घंटे सो लिया, फिर 4 घंटे सो लिया, ऐसा कर सकते हैं। या आप एक साथ 6 to 8 आवर्स की नींद कोशिश कीजिए, एक साथ लीजिए 6 to 8 आवर्स की नींद। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी प्लस माइंड को कंप्लीट रेस्ट मिलेगा, कंप्लीट रिलैक्स मिलेगा और कंप्लीट एनर्जी मिलेगी। उसके बाद में फुल एनर्जी के साथ में फिर से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस नींद का जो टाइम है उसको चेंज मत कीजिए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो लेट नाइट स्टडी करते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, मतलब जो भी आपका शेड्यूल है, लेकिन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए है कि नींद का टाइम आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आप पिछले 1 महीने से या 1 साल से आपका जो सोने का टाइम हो, सडनली आप उसको चेंज करेंगे ना, तो आपकी बॉडी प्लस माइंड सडनली एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। मैं नहीं बोलूँगा एक्सेप्ट नहीं करता, करेगा, लेकिन वो टाइम लग सकता है उस चीज़ के लिए, तो उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो टाइम टेबल आपने जो बनाया है उसमें नींद का प्लस खाने का भी टाइम आप प्लान करके चल सकते हैं कि भाई इस टाइम पर मुझे खाना खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे रेस्ट करना है, सोना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर, खाना, नींद, ये बहुत अवॉइड करते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ, इन चीज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है, ध्यान रखना है। पहली चीज़, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ते समय आपको कब ब्रेक लेना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है।
कंटिन्यू स्टडी जब हम करते हैं तो कंटिन्यू स्टडी का मतलब ये नहीं होगा कि आप 10 घंटे स्टडी करते हैं तो 10 घंटे आपने चेयर को छोड़ा ही नहीं, टेबल को छोड़ा ही नहीं, आप बैठे हुए हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको ब्रेक लेना है स्टडी में, उसको स्टडी ब्रेक बोला जाता है। कब लेना है? मान के चलते हैं कि हमने 40 मिनट या 50 मिनट का स्टडी किया, ठीक है, तो 40 to 50 मिनट्स स्टडी करने के बाद में आपको कम से कम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। और ये ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखने लगे या आप दोस्तों के साथ गप लगाने लगे या फैमिली के साथ एंजॉय करने, नहीं, ऐसा नहीं। आपको ब्रेक लेने का तरीका क्या है? आप कहीं शांत जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, छत पे चले जाइए, वहाँ पर घूमिए, ठीक है ना। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, जो आपके पसंदीदा गाने हैं वो आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक पर जिस पर आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थकावट आपकी दूर हो जाए, ऐसे टॉपिक पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग द स्टडी। अगर आपने ब्रेक लेके चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो आपको थकावट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी स्टडी में इनको शामिल करेंगे और प्लानिंग के साथ में स्टडी करेंगे तो आई होप कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी थकावट के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक एग्ज़ाम है, इसको लाइटली लीजिए। ऐसा कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने देखा कि मैं अपने आसपास बच्चों को देखता रहता हूँ, एक कॉर्नर में बैठे रहेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, चुपचाप साइलेंट बैठे हुए हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उससे कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अच्छी मेहनत की ज़रूरत है और अच्छी मेहनत के लिए अच्छी एनर्जी की ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक टाइम, जो मैंने आपसे बोला ना, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, तो उस ब्रेक में आप कोई अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं। आप विवेकानंद जी की बुक पढ़िए, आप महात्मा गांधी की बुक्स पढ़िए, मोटिवेटेड बुक्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसे ऑडियो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लस हमारी थकावट दूर होती है, प्लस हमको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आई होप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।